बीजेपी मिशन गुजरात में जुट गई है। बीते करीब 40 दिन में पीएम मोदी का गुजरात का ये दूसरा दौरा है। अपने इस दौरे पर पीएम पाटीदार समाज के लोगों को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पीएम ने आज सूरत में पाटीदार समाज के बनाए गए मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने अस्पताल बनाने वाली टीम को बधाई भी दी है। जब मैं यहाँ था तो कहता था कि जिसका शिलान्यास मैं करूंगा उसका उद्घाटन भी मैं करूंगा। ये मेरे मन में एक कमिटमेंट है कि ये शिलान्यास करके पत्थर गाड़ करके तख्तियां लगाने की फैशन समाप्त होनी चाहिए। जो चीज शुरू करे वो चीज परिपूर्ण होनी चाहिए। अगर परिपूर्ण नहीं होने वाली है तो शुरू नहीं करना है। पद से इंसान बड़ा नहीं होता है, ये प्यार ही है जो बड़प्पन को अपने सीने से सिमट के रख लेता है। जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है, मैं आपका आभारी हूं। पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने आज काम बंद का ऐलान किया है। इस दौरान प्रदेश भर के अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य से विरत होंगे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मुताबिक कुलभूषण को पाकिस्तान से सुरक्षित वापस लाए जाने की मांग को लेकर लगभग सभी जिलों में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। वहीं सेंट्रल बार एसोसिएशन दोपहर 1:30 पर सिविल कोर्ट में पाकिस्तानी राष्ट्रीय ध्वज जलाकर विरोध प्रदर्शन करेगा। आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद और पूर्व गृह सचिव आरके सिंह कुलभूषण मामले में प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए नजर आए। पाकिस्तान कुलभूषण के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा ही व्यवहार भारत में बंद पाकिस्तानी जासूसों के साथ होना चाहिए ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आरके सिंह ने इस दौरान इस मामले में कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम न होने पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि कुलभूषण के मामले में सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा सका है। को भी चिंता थी, जो हमने कहा था, व्यक्त किया था चिंता कि साहब हम तो देखे नहीं हैं कुलभूषण जाधव, क्योंकि वो जिंदा भी है कि आपने टॉर्चर करके उसको मार दिया। इसीलिए हम लोगों ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा, 13 बार मांगा, एक बार फिर 14वीं बार फिर मांगा। हमारे एम्बेसडर मिले उनके फॉरेन सेक्रेटरी से और मांगा, वो दे नहीं रही, बहाना बना रही है। इसी से हमारी चिंता बढ़ जाती है। हम तो देखे नहीं, ट्रायल क्या हुआ कब हुआ ये नहीं देखे। ये शक होता है कि ये जो कह रहे हैं मृत्युदंड की बात कहीं वो मार दिए हों और उसको कवर अप करने के लिए कह रहे हों कि मृत्युदंड दे दिया, अब बाद में कहेंगे कि हाँ साहब से उसको फांसी दे दी। जवाहर बाग कांड मामले में रामवृक्ष यादव का डीएनए रिपोर्ट फेल हो गया है। शव से रामवृक्ष यादव का डीएनए मैच नहीं हुआ। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय का दावा है कि 2 जून 2016 में जवाहर बाग कांड हुआ था। हादसे में एक दरोगा और एक एसपी की गोली लगने से मौत हो गई थी। हादसे में करीब 25 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी और शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने रिश्वत का केस दर्ज किया है। दिनाकरन पर आरके नगर उपचुनाव के पहले एआईएडीएमके पार्टी चुनाव चिन्ह को लेकर रिश्वत देने का आरोप था। बताया जा रहा है कि दिनाकरन ने इस केस में दोनों पार्टी की मध्यस्थता करने वाले सुकेश चंदेल को 60 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पटना दौरे के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष पर होने वाली स्वतंत्रता सेनानी समारोह में शिरकत भी करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता विनोद कुमार सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए ये भी बताया कि राहुल गांधी के स्वागत में पटना हवाई अड्डे से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। मानव श्रृंखला में कांग्रेस विधायक, जिला अध्यक्ष समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। पूरे देश में छिड़ी ट्रिपल तलाक की बहस के बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। आजम खान का कहना है कि देश भर में इस मुद्दे पर जो भी बहस चल रही है उन्हें मुद्दे के बारे में पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शरीयत लॉ के खिलाफ भी कोई आदेश आता है तो मुस्लिम लोग शरीयत कानून को ही मानेंगे। आजम खान ने आगे कहा कि सच तो यह है कि जो लोग शरीयत कानून के खिलाफ जाएंगे उन्हें समाज से बाइकआउट कर देना चाहिए। सपा नेता का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को दिक्कत हो रही है और केंद्र सरकार इस पर जल्द हल चाहती है।
हरियाणा के सोनीपत में एक व्यक्ति जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद पंखे से लटककर खुदकुशी कर बैठा और फेसबुक पर आत्महत्या की लाइव स्ट्रीमिंग भी कर दी। सोनीपत के पुलिस के मुताबिक दीपक ने आत्महत्या करने से पहले अपने कमरे की दीवार पर अपने आत्महत्या करने की वजह लिखी। दीपक ने लिखा कि उसने एक महिला के पति को उसके अवैध संबंध की जानकारी दी, जिसके बाद से महिला और उसका प्रेमी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस दौरान फेसबुक के जरिए दोस्तों और रिश्तेदारों ने युवक के सुसाइड का पूरा घटनाक्रम देखा, लेकिन वे चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सके। इधर मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। इसकी डायरी में पूरा नोट लिख के गया है कि उसके साथ क्या हुआ, किसने टॉर्चर किया। दीवार पे भी नोट छोड़ के गया है। लाइव उसने फेसबुक पे सुसाइड भी दिखाया अपना। और उसने उषा बोस जो कि दिल्ली पुलिस में है, सुरेश वत्स जो कि दिल्ली पुलिस में, और एक अरविंद जो कि दिल्ली पुलिस में, तीनों को ब्लेम किया। उसने बताया कि वो लोग उसको धमकी देते थे और ये भी बताया कि उन्होंने उसको पेट पे गन लगा के बोला भी था कि तुझे जान से मार देंगे। मुंबई के पास उल्लासनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। केवल 100 रुपए के लिए एक निर्दोष की जान ले ली गई। ऐसी मरम्मत करने वाला युवक अपने एक दोस्त के साथ अपना काम खत्म कर उल्लासनगर के रेलवे स्काई वॉक से वापस कल्याण की ओर जा रहा था। स्काई वॉक मौजूद 4 युवकों ने उसे घेर कर उससे पैसों की मांग की। पैसे न मिलने की हालत में लुटेरों युवकों ने चाकू मारकर उसे जख्मी कर दिया। मामले में अफसोस की बात तो यह है कि लहूलुहान जख्मी युवक अपनी जान बचाने के लिए स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन लोग तमाशा ही देखते रहे और जख्मी युवक की मदद करने की बजाय लोग उसका वीडियो निकालने में मशगूल थे। किसी तरह युवक को उसके दोस्त और पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के चलते दोनों ही किडनियां फेल हो जाने के बाद अब्दुल की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने चारों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में सुंदर भाटी गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कविनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि कार में 3 बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। ये कार पूरे इलाके में देखी गई। जहां पुलिस की पेट्रोलिंग कार ने गाड़ी को रोकना चाहा तो बदमाशों ने पुलिस पर ही गोलियां चला दी। बदमाशों ने ऑटोमेटिक हथियारों से पुलिस पर गोलियां चलाई। जहां बदमाशों की गोली से बाल इंस्पेक्टर हेमंत राय बच गए। उसके बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों बदमाशों को घेराबंदी कर पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पकड़े गए बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। गाड़ी के अंदर से कार्बाइन, 2 पिस्टल, एक सिंगल बैरल बंदूक के साथ 2 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाश सुमित जाट मेरठ का रहने वाला है। साथ ही कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी गैंग से ये ताल्लुकात रखता है। अभी कुछ दिन पहले ही ये जेल में बंद सुंदर भाटी से मिलने भी गया था, जहां सुमित जाट पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। दिल्ली के जगतपुरा इलाके में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और साथ ही मौके से फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के आरटीओ ऑफिस के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने ऑटो से घर जा रहे आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट को गोली मार दी। इससे रिटायर्ड फौजी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल फौजी को आसपास के लोगों ने आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया। के पास 3 लोग मोटरसाइकिल जा रहे थे और ये टैक्सी से थे। इनको गोली मारी है, पेट में लगी गोली। और प्रकरण जो इनके ये बता रहे हैं कि इनके साथ में अक्षय पवन कुमार राय इनके साथ मिलकर के MBK कंपनी खोले थे। इनका कहना ये है कि मेरा पैसा भी कंपनी में लगवा दिया उन्होंने 10 लाख रुपया, और ये उसके बाद कंपनी बंद कर दिया। किसी को पैसा नहीं दे रहा है। मैं इससे बार अदा करता था और लोगों ने मुकदमा भी कायम कर रखा है इन लोगों के ऊपर, और दोनों संयुक्त भी हैं। उसी विवाद को लेकर ये पवन ने इनको गोली मारी है, जैसा इनका अभी तक कहना है। बाकी छानबीन जो बात सामने आएगी उससे किया जाएगा।
सहारनपुर के कुतुबशेर में सर कटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में छानबीन के बाद मृतक की आरोपी बहन और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान मृतक की बहन ने मृतक पर खुद से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए उसकी हत्या किए जाने की वजह का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। एक तरफा प्यार में निलंबित हुए बदायूं के बिसौली थाने के दरोगा एसपी उपाध्याय एक बार फिर चर्चाओं में हैं। दरोगा जी अब पीड़िता को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता के परिजनों की माने तो आरोपी दरोगा आए दिन 2 लाख की पेशकश के साथ केस वापस लेने का दबाव बनाता है। इस मामले में पीड़िता ने डीआईजी से मुलाकात करते हुए मामले की विवेचना बरेली स्थानांतरित करने के साथ ही सुरक्षा की मांग भी की। डीआईजी ने जल्द पीड़िता को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कर रहे हैं, उन्होंने मानसिक रूप से एक तरीके का दबाव बना के रखा है मेरे ऊपर फैसले का। आप फैसला कर लीजिए, फैसला नहीं करेंगी तो मैं आपको बदनाम कर दूंगा, मीडिया के सामने बदनाम कर दूंगा। और वो वैसा कर भी रहे हैं। उन्होंने मेरे गांव वालों को खरीद कर मेरे ही खिलाफ अश्लील बातें कराई हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे बदनाम करके रखा है। मेरे घर पर 2 लाख रुपए लेकर पहुँच गए कि फैसला कर लीजिए। किस चीज़ का फैसला? FIR वापस ले लीजिए अपनी। तो तब क्या आश्वासन दिया है आज? सर ने मेरी जांच बिसौली से बरेली ट्रांसफ़र की है और उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए भी आदेश दिए हैं। मैं कंप्लेंट करी थी कि वो स्थानीय इंस्पेक्टर जो बिसौली थे संत प्रसाद उपाध्याय, इन्होंने इनके पिता का कोई मामला था, उसके चक्कर में घर पे आना जाना शुरू कर दिया। इनकी तरफ इलीगल इलिसिट एडवांसेस करने शुरू किए, कई मैसेजेस भेजे अश्लील टाइप के। तो उस पर हम लोगों ने FIR लिखवाई थी और SP की रिपोर्ट पर उसको निलंबित भी कर दिया गया था। अब इनका कहना है फर्दर कि उसने इनके गांव के कुछ लोगों को मिला करके इनको एक फ्रॉड के रूप में कुछ मीडिया कर्मियों को न्यूज़ दी है और इनको मानसिक शोषण इस बात से हो रहा है। और ये चाहती थी कि इनका जो है ये विवेचना ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो विवेचना भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनका भी ट्रांसफ़र हम दूर कर रहे हैं ताकि वो इफेक्ट न कर पाए इन्वेस्टिगेशन। और इनकी सुरक्षा के लिए भी हमने सुरक्षाकर्मी अपॉइंट करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद भी महाराजगंज जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसूरगंज पनियारा में तैनात चिकित्सकों की मनमानी चरम पर है। यहां मरीजों की किसी को कोई चिंता नहीं है। मरीज और परिजन परेशान रहे तो रहें, लेकिन सभी चिकित्सक ड्यूटी पर आएंगे और जाएंगे तो अपने हिसाब से। रविवार को CHC में अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक अधिकारी सहित सभी चिकित्सा कर्मियों के कक्ष बंद मिले। जो खुले मिले उसमें चिकित्सक भी मौजूद नहीं थे। शासन द्वारा बनाई गई व्यवस्था के मुताबिक चिकित्सकों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अस्पताल में रहकर मरीजों को देखना होता है। बावजूद इसके चिकित्सक प्राय 10 बजे के बाद आना तो दूर की बात है, आए दिन संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के भरोसे छोड़कर वहां से नदारद हो जाते हैं। आरोप यहां तक लग रहे हैं कि यहां चिकित्सा तैनात के ऊपर पहुंच के ऊपर है, लिहाजा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहां निरीक्षण के नाम पर महज खाना पूर्ति की जाती है और इसकी वजह से यहां तैनात चिकित्सक और दूसरे स्टाफ आए दिन नदारद होते हैं। इतना ही नहीं, इस अस्पताल की जब भी कोई शिकायत करता है तो उसे भी चिकित्सकों के द्वारा धमकी दी जाती है। चिकित्सकों के रात निवास के लिए बना आवास अब कबाड़ खाने में तब्दील हो चुका है। यहाँ अपनी बीवी को इसके डिलीवरी के लिए आए हैं। क्या दिक्कतें यहाँ हो रही हैं? दिक्कत यहाँ तो बहुत, कोई डॉक्टर भी नहीं है। अच्छा, कब से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का तो कल 10 बजे रात से इंतजार कर रहे हैं। अभी तक नहीं कोई आया है? अभी तक कोई नहीं आया। तो हॉस्पिटल में क्या हुआ, डॉक्टर हैं कि नहीं है? हॉस्पिटल में क्या उन्होंने कहा था आज एतवार छुट्टी है। अच्छा, आज डॉक्टर साहब नहीं आए हैं तो अब वापस जाएंगे लौट करके? हाँ, लौट के जा सकते तो तैनात हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंसूरगंज फार्मासिस्ट। सर, इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं मरीजों को मिलती हैं? इस अस्पताल में डिलीवरी होती है जी। मरीज मान लीजिए कोई आ गया तो उसको OPD और भर्ती जो सुविधाएं हैं। एक्सरे वगैरह के रूम बने हुए हैं, लेकिन क्या यहाँ लगी हुई हैं? एक्सरे मशीन भी लगी। अच्छा, इसको उसके लिए नियुक्ति की गई है स्टाफ की? हाँ, एक्सरे टेक्नीशियन है। सर, आज जो डॉक्टर तैनात हैं इमरजेंसी सेवा में किस तरह से मतलब मरीजों को देखा जाएगा? आज नहीं आए हैं इस टाइम? नहीं, वो मतलब खाना खाने गए हैं, तब तक हम हैं, बस खाना खा के आए।
दिल्ली के वेयर हाउस में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जैसे ही आग की सूचना दमकल विभाग की गाड़ियों को मिली तो मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली में लकड़ी के गोदाम में भी भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती थी। मौके पर 4 दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बता दें कि गोदाम में पुराना लकड़ी का सामान रखा हुआ था। सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व रविवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी दुनिया में मनाया गया। इस अवसर पर अमृतसर के गोल्डन मंदिर में रंग बिरंगी रोशनी से इसे सजा दिया गया। सिखों ने इस दौरान आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया।